बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, ये वीडियो टेड बंडी केस का पार्ट 2 है। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले जाके वो देख लीजिए, क्योंकि उसके बिना आपको ये वाले पार्ट का कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द केस। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि फाइनली टेड पकड़ा जाता है। फरवरी 23, 1976 में उसका ट्रायल शुरू होता है और वो ट्रायल के वक्त भी इतना कॉन्फिडेंट होता है कि वो छूट जाएगा कि उसने मीडिया को ये इंटरव्यू दिया। Yes, I intend to complete my legal education and become a lawyer and be a damn good lawyer. I think things are going to work out. That's about all I can say. और दूसरी तरफ वॉशिंगटन पुलिस को जो टेड ने फर्स्ट 6 मर्डर्स किए थे उनके स्कल और स्केलेटन मिल जाते हैं उसी जगह पे जहाँ पे वो अपनी एक्स से रेगुलर मिला करता था, दैट इज टेलर माउंटेन। इन्हीं एविडेंस के चलते फाइनली उसको 15 साल की जेल हो जाती है। बट टेड इतने दिनों जेल में रहने वालों में से नहीं था। ही वॉज ऑलरेडी प्लानिंग अ एस्केप। कुछ दिनों की ऑब्जर्वेशन के बाद में टेड प्लान बनाता है कि वो लाइब्रेरी जाएगा, वहाँ से कूदेगा उसकी विंडो से और भाग जाएगा। बट इसको एग्जीक्यूट करने के लिए उसको लाइब्रेरी का परमिट चाहिए था और जिसके लिए वो अपील भी डालता है एंड इवेंचुअली वो अपील अप्रूव हो जाती है। एंड विद दिस ही वाज वन स्टेप क्लोजर टू हिज प्लान। अब टेड रेगुलरली लाइब्रेरी जाना शुरू कर देता है। वहाँ पे वो विंडो से ग्राउंड तक का डिस्टेंस मेजर करने की कोशिश करता है और उसी के साथ में अपने सेल में वो सेकंड बर्थ से जंप करने की प्रैक्टिस शुरू कर देता है ताकि वो अपने लेग्स स्ट्रेंथन कर सके शॉक एब्जॉर्ब करने के लिए जो इतनी हाइट से वो कूदेगा। एंड इतना ही नहीं, वो इवनिंग वॉक्स के बहाने जेल से माउंटेन्स तक का डिस्टेंस अज्यूम करने की कोशिश करता था ताकि वो प्रिपेयर कर सके अपने एस्केप के लिए। After days of preparation, he executed his plan on 7th June 1977. हमेशा की तरह वो लाइब्रेरी जाता है। वहाँ पे जब वो देखता है कि गार्ड्स अपनी अपनी पोजीशन पे सेटल हो गए हैं तो वो विंडो ओपन करता है, खुले आसमान की तरफ देखता है और वहाँ से जंप कर लेता है और सीधा फॉरेस्ट में भाग जाता है। उसको पकड़ने के लिए पूरी स्टेट की पुलिस, 150 से ज़्यादा वॉलंटियर मैन और 5 स्निफ डॉग लगते हैं, फिर भी वो पकड़ा नहीं जाता। जेल से भागने के बाद 6 दिन वो जंगल में ही बिताता है। 6th की नाइट को बहुत ही तेज तूफान आता है जिससे वो बहुत ही ज़्यादा बीमार हो जाता है एंड शेल्टर न मिलने के कारण वो खुद ही सरेंडर कर देता है। जेल में वापस आने के बाद भी टेड अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। वो आते ही अपने एस्केप की प्लानिंग करना शुरू कर देता है। He tries to explore many ways in which he can escape the jail. 2 महीने की रेकी करने के बाद वो फाइनली एक प्लान पे स्टिक होता है। वो ये होता है कि उसका जो सेल है उसमें एक वेंट है, वो वेंट सीधा कनेक्ट होता है जेलर के अपार्टमेंट से। तो वो ये प्लान बनाता है कि वो उसी वेंट से एस्केप करेगा। बट देयर इज़ अ कैच। जो वो वेंट है वो इतना बड़ा नहीं होता कि ह्यूमन इजीली फिट इन हो जाए। तो इस चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए वो अगले 3 महीने स्ट्रिक्ट डाइट पे चला जाता है और 25 kgs लूज करता है ताकि वो उस वेंट के थ्रू निकल सके। 30 दिसंबर 1977 को जब जेल अथॉरिटी टेड के सेल में जाती है तो वो देखते हैं कि खाना जो है वो अनटच पड़ा था, ऊपर का वेंट जो है वो ओपन था और टेड कहीं भी नहीं था। इट मीन्स टेड एक बार फिर जेल से वापस भाग जाता है। अब आप सोचो, कोई अगर जेल से भागता है तो कहाँ जाता है? कोई सेफ जगह में, राइट? बट टेड क्या करता है? टेड एक फ्लाइट लेता है शिकागो के लिए और वहाँ जाके वो एक फुटबॉल मैच देखता है। कैन यू बिलीव दैट? फुटबॉल मैच देखने के बाद में
वो शिकागो से टैलाहेसी आ जाता है और वहाँ वो थोड़े दिन अंडरग्राउंड हो जाता है। थोड़े दिन अंडरग्राउंड रहने के बाद में वापस से अपने किलिंग स्ट्रीक पे चला जाता है। उसके एस्केप के 16th डे पे पुलिस को एक कॉल आता है। कॉल में ये बताते हैं कि एक हॉस्टल में कोई ब्रूटल अटैक हुआ है लड़कियों पे। जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो वो देखती है कि 4 लड़कियों का मर्डर करने की कोशिश की गई थी और चारों को ब्रूटली रेप किया गया है। एग्जैक्टली होता ये है कि टेड एक गर्ल्स हॉस्टल में घुस जाता है। वहाँ पे सबसे पहले वो टॉप फ्लोर पर जाता है। वहाँ पे रूम में मार्गरेट सो रही होती है। वो उसका बहुत ब्रूटल रेप करता है और उसका मर्डर कर देता है। देन वो उसी के पास वाले रूम में जाता है जहाँ 20 साल की लीजा सो रही होती है। वो उसका भी बहुत ही ब्रूटल तरीके से रेप करता है, उसको भी मार देता है। वो यहाँ भी नहीं रुकता, वो उसके बाद में नीचे वाले फ्लोर पे आता है। वहाँ पे 2 लड़कियाँ एक रूम में सो रही होती हैं जिनका नाम होता है कैरन एंड केथी। वो दोनों को बहुत ही बुरी तरह मारता है एंड वो दोनों चिल्ला नहीं सके इसलिए वो दोनों के जॉस भी तोड़ देता है। अब कोई नॉर्मल क्रिमिनल होता तो वो वहाँ से सीधा भागने की कोशिश करता, बट टेड इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, इतना वायलेंट हो जाता है कि वो वहाँ से सिर्फ 3 घर छोड़ के, एक लड़की होती है शैल थॉमस, उसके घर में घुस जाता है। उसको बहुत ब्रूटली मारता है, इतना बुरा मारता है कि आस पड़ोस वालों को भी उसकी चीखें सुनाई देती हैं। एंड देन वो वहाँ से भागता है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है टेड बिल्कुल ही इंसेन हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा वायलेंट हो जाता है। उसके नाम का इतना खौफ हो जाता है टैलाहेसी में कि लड़कियां अपने घरों से निकलने से डरने लगती हैं। मार्केट्स क्लोज हो जाते हैं और उसकी सर्च और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और एक दिन वो सारी हदें पार करके एक छोटी सी 12 साल की बच्ची को अपना शिकार बना लेता है। एंड किम लीच को मिला के अब टेड का विक्टिम काउंट 30+ हो गया था, जिसमें किलिंग और रेप्स के साथ में उसने कई विक्टिम्स के गले भी काटे थे। एंड सबसे हॉरिफाइंग बात यह होती है कि इतने मर्डर्स करने के बाद में भी पुलिस को कोई क्लू नहीं मिलता कि टेड है कहाँ। इतना शातिर होता है टेड। पुलिस की नाकामी के कारण ये केस FBI को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। FBI जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है तो उनको एक पैटर्न समझ में आता है, जो पैटर्न एक बहुत ही इनफेमस सीरियल किलर से मैच करता है जिसका नाम होता है एड गेन, जिसको सीरियल किलर्स का गॉडफादर भी कहा जाता है। एड गेन पे भी हमने एक डिटेल में डॉक्यूमेंट्री बना रखी है, तो अगर आपको देखने में इंटरेस्ट है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। कमिंग बैक टू द टॉपिक, FBI एड गेन के पास जाती है और उससे एक हेल्प मांगती है। वो एड गेन को कुछ फोटोज दिखाती है विक्टिम्स के। एड गेन FBI को बताता है कि उसने भी बहुत सारे वेपन्स यूज़ किए हैं गला काटने के लिए, बट जितनी सफाई से ये गला काटा गया है वो सिर्फ एक ही वेपन से हो सकता है, वो है स्टैनली की सॉ। बिकॉज उसमें जो दांत होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं तो बहुत नीटली कटता है। एंड एड उनको सजेस्ट करता है कि वो वहाँ ढूंढें जहाँ पे ये आरी रिसेंटली में ख़रीदी गई है। अब FBI उन एरियाज़ में पेट्रोलिंग चालू कर देती है जहाँ पे ये आरी मिलती है। एक रात टेड जब अपने शिकार पे निकलता है तो वो दूर से देखता है कि एक पुलिस की गाड़ी आ रही है और डर के वो अपनी हेडलाइट्स ऑफ कर देता है। पुलिस ये सस्पिशियस एक्टिविटी पकड़ लेती है और वो जाती है उसको इंस्पेक्ट करने और पता पड़ता है कि वो टेड है और वो गिरफ्तार हो जाता है। पुलिस को उसके पास में से फर्जी पासपोर्ट और एक बैग मिलता है जिसमें हैंडकफ्स, मास्क, आरी और अलग अलग इक्विपमेंट्स पड़े होते हैं जिससे वो शिकार करता है। मई 9, 1979 को टेड का ट्रायल स्टार्ट होता है और इस बार अमेरिका की सारी मीडिया उसका ट्रायल कवर कर रही होती।
सिंस पुलिस के पास कोई एविडेंस नहीं होता है कि टेलेसी में जो हॉस्टल में मर्डर्स थे और बाकी सारे जितने भी मर्डर्स थे वो उसने किए हैं, तो पुलिस डॉट्स को कनेक्ट करने के लिए टेड को एक डेंटल चेकअप के लिए ले जाती है। जब टेड लीज़ा का मर्डर करता है तो उस टाइम पे पुलिस को लीज़ा की बॉडी पे, उसके ब्रेस्ट और बट पे टेड के बाइट मार्क्स मिलते हैं। उन्हीं बाइट मार्क्स को कंफर्म करने के लिए पुलिस टेड को डेंटल चेकअप के लिए ले जाती है ताकि उसके जो माउथ का इम्प्रिंट है वो मिल सके, तो वो उन दोनों को मैच कर सके। एंड इट वॉज अ परफेक्ट मैच। जब ट्रायल स्टार्ट होता है तो टेड के वकील उसको क्लियरली बोल देते हैं कि तू बच तो नहीं पाएगा, तो गिल्टी प्ली कर देना, तो हो सकता है तुझे मौत की सज़ा की जगह पे उम्र कैद मिल जाए। स्टार्टिंग में तो टेड उस चीज़ के लिए मान भी जाता है, बट कोर्ट में जाते ही वो पलट जाता है, नॉन गिल्टी प्ली कर देता है। ये देख के जो उसका एडवोकेट होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और टेड उनसे ये भी बोल देता है कि मैं अपना केस खुद लड़ लूँगा। इतना कॉन्फिडेंट होता है टेड अपने आप को लेकर, बिकॉज वो एक स्मार्ट लॉ स्टूडेंट भी होता है। वो कोर्ट का टाइम वेस्ट करने के लिए अलग अलग तरीके के प्ली करने लग गया। जैसे कि वो एक बार बोलता है कि मुझे लाइब्रेरी नहीं जाने दिया जा रहा है। सेकेंड टाइम वो बोलता है कि मुझे चीज़ ग्रिल बर्गर दिया जा रहा है 7 दिन से, जो मैं और नहीं खा सकता हूँ। थर्ड टाइम तो वो ये बोलता है कि मैं अपने सेल में पढ़ नहीं पा रहा हूँ, एग्रीमेंट भी नहीं पढ़ा जाता क्योंकि लाइट इतनी कम है। और आप मानोगे कि जो जज है वो खुद उसके सेल में जाके देखता है कि हाँ सच में लाइट कम है, और वो ऑर्डर देता है कि यहाँ पे इसका लाइट का इंतज़ाम किया जाए। मतलब क्या ही चल रहा है ये सब कुछ ऑन एयर हो रहा होता है। तो टेड इन सब से इतना फेमस हो जाता है कि उसकी एक फ़ैन फॉलोइंग बनने लग जाती है। एंड आप मानोगे उसमें से मेजॉरिटी फ़ैन फॉलोइंग लड़कियों की होती है। लड़कियां उसके चार्म से इतनी इम्प्रेस हो जाती हैं कि कुछ लड़कियां तो कोर्ट तक आ जाती हैं उसका ट्रायल देखने। उनमें से एक लड़की होती है जो उसका ट्रायल रेगुलर देखने आती है, जिसको वो आगे जाके कोर्ट के अंदर ही शादी के लिए प्रपोज भी कर लेता है। कैन यू इमेजिन दैट? Carol, do you want to marry me? Yes. And I want to marry you. Yes. And I do want to marry you. He said you did. द बिगेस्ट पार्ट दैट शॉक्स मी अलॉट इस कि वो खुद का केस खुद लड़ रहा होता है, तो वो विक्टिम्स को भी खुद ही क्रॉस एग्जामिन कर रहा होता है। मैंने अब तक कभी ऐसा केस नहीं देखा जिसमें जो मर्डरर है वो ही विटनेस को क्रॉस एग्जामिन कर रहा है। इवन तक वो पुलिस को भी क्रॉस एग्जामिन करता है और पूछता है कि क्राइम सीन पे आपने क्या क्या देखा था इन डिटेल, और वो बार बार रिपीट करने को बोलता है जैसे उसको मजा आ रहा हो वो सब सुन के। Your recollection, step by step, if you can, officer. What did you do next? Step by step. 10 फरवरी 1980 को फाइनली उसका वर्डिक्ट आने वाला होता है। उस वर्डिक्ट को डिले करने के लिए भी वो अपनी स्मार्टनेस दिखाता है। वो टॉयलेट पेपर को गीला करके अपने सेल के लॉक में डाल देता है ताकि बाहर से कोई लॉक खोल ही नहीं सके, और जब लॉक नहीं खुलेगा तो उसको पुलिस वाले कोर्ट तक कैसे ले जाएंगे, और जब वो कोर्ट में नहीं पहुंचेगा तो वर्डिक्ट सुनाया नहीं जा पाएगा। बट जैसे तैसे पुलिस वाले इस लॉक को खोलते हैं और उसको कोर्ट तक लेके आते हैं, बट वो वहाँ भी जज से भी आर्ग्यू कर लेता है। कोर्ट उसको सारे मामलों में गिल्टी करार करता है और उसको चेयर एग्जीक्यूशन की सज़ा सुनाता है। इस वर्डिक्ट के बाद उसको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है जहाँ पे उसका एग्जीक्यूशन होना होता है, बट एग्जीक्यूशन की डेट अभी तक आई नहीं होती है, तो वहीं पे ही अपनी मौत का वेट करना होता है उसको। द मोस्ट शॉकिंग पार्ट इज़ कि मरने के पहले भी वो अपनी लाइफ एंजॉय करके जाता है। 1981 में वो उसी लड़की से शादी कर लेता है जिसको उसने प्रपोज किया था कोर्ट में, और 2 साल बाद 1983 में उनकी एक बच्ची भी होती है। उसका फाइनल एग्जीक्यूशन डेट आती है 24 जनवरी 1989, और इस 9 साल के दौरान उसकी जो लीगल टीम होती है वो बहुत कोशिश करती है उसको मेंटली इनस्टेबल बताने की ताकि वो एग्जीक्यूशन से बच सके, बट थैंकफुली वो लोग हार जाते हैं। उसका एग्जीक्यूशन का दिन लोग बाग जैसे त्यौहार मना रहे होते हैं। जेल के बाहर इतने सारे लोग आते हैं, एक कार्निवल का माहौल होता है।
लोग टी शर्ट्स बांटते हैं जिन पे लिखा होता है बर्न बंडी, फायरवर्क्स जलाए जाते हैं एंड फाइनली उस दिन उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। वी नो ये डॉक्यूमेंट्री बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग थी और हमारे को बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इसके सारे फैक्ट्स को एक जगह पे लाने में और उसको इस तरीके से प्रेजेंट करने में। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बिकॉज इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। नेक्स्ट स्टोरी आप किस पे देखना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ।